बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने अभिकेंद्र बल के बारे में पढ़ा था, जो वास्तव में कोई विशिष्ट बल नहीं है, बल्कि घर्षण, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल आदि में से कोई भी वृत्तीय गति के समय अभिकेंद्र बल का कार्य कर सकता है। आज हम लोग अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण और अपकेंद्र बल के बारे में पढ़ेंगे। आइए अभिकेंद्र बल के उदाहरण देखते हैं। पहला, सड़क के मोड़ पर कार को मुड़ने के लिए अर्थात वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल सड़क एवं टायरों के बीच घर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि टायर घिसे हों या सड़क गीली हो तो घर्षण कम हो जाने से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होता है और कार मुड़ने की बजाय मोड़ के बाहर की ओर फिसल जाती है। इसी प्रकार अगर एक हल्के पिंड को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्तीय गति में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल डोरी में तनाव से प्राप्त होता है। अगर डोरी टूट जाए या छोड़ दी जाए तो अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता है, जिससे पिंड अब वृत्तीय गति करने की बजाय वृत्त की स्पर्श रेखा पर सरल रेखीय गति करने लगता है। इसी तरह नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दैनिक जीवन में अभिकेंद्र बल उत्पन्न करने के कुछ उदाहरण, मोड़ पर सड़कों एवं रेल की पटरियों में ढाल रखा जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जहाँ सड़क पे मोड़ होता है वहाँ मोड़ का भीतरी भाग सड़क का ढालू होता है, जबकि बाहरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। इसी प्रकार रेल की पटरियों में भी अंदर वाली पटरी थोड़ा नीचे जबकि बाहर वाली पटरी अपेक्षाकृत ऊंची रखी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मोड़ से गुजरते समय अर्थात वृत्तीय गति करते समय उन वाहनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। सड़क पर मोड़ पार करने के लिए भारी वाहन जिनके द्रव्यमान अधिक होते हैं, जैसे कार, ट्रक, बस आदि, इनको अधिक अभिकेंद्र बल mv²/r की आवश्यकता होती है, जो केवल घर्षण से नहीं मिल पाता है। इसीलिए मोड़ पर सड़क एवं रेल की पटरी में ढाल रखा जाता है, जिससे मोड़ पर वाहन स्वयं ही मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाते हैं एवं आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि r त्रिज्या के एक मोड़ पर, जिसका सड़क से ढाल थीटा है, मोड़ को पार करने के लिए कार के झुक जाने से अभिलंब प्रतिक्रिया r भी ऊर्ध्व से थीटा कोण झुक जाती है एवं इसका क्षैतिज घटक r sin थीटा अभिकेंद्र बल प्रदान करने में सहायक होता है, जबकि ऊर्ध्व घटक r cos थीटा कार के भार mg को संतुलित करता है। यह चित्र में एक कार का स्केच प्रदर्शित है जो ढालू मोड़ से गुजर रही है। अगर सड़क समतल होती तो अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर होती, लेकिन सड़क ढालू होने से ये झुकी हुई है, चित्र में प्रदर्शित है। R को दो घटकों में वियोजित किया गया है,
जिसमें आर साइन थीटा मोड़ के केंद्र की ओर क्षैतिज घटक है और आर कास थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, जिसके विपरीत दिशा में कार का भार mg प्रदर्शित है। अभिकेंद्र बल mv²/r चूंकि क्षैतिज घटक r साइन थीटा से प्राप्त होता है, अतः r साइन थीटा बराबर mv²/r एवं r कास थीटा बराबर mg। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दिया जाए तो tan थीटा इक्वल टू v²/rg होगा। चूंकि सड़क के लिए मोड़ पर उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या r एवं सड़क का ढाल थीटा नियत होता है, अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि वेग v भी नियत हो जाएगा। चाल इससे अधिक होने पर वाहन मोड़ के बाहर की ओर फिसलने लगता है। समीकरण 3 में m नहीं है, अर्थात यह m से स्वतंत्र है। स्पष्ट है कि मोड़ पर अधिकतम सुरक्षित चाल वाहन के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह केवल सड़क के झुकाव और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर है। मोड़ से गुजरते समय साइकिल सवार अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। आप सभी साइकिल चलाते हैं और इसका अनुभव भी आप सबको होगा। अगर मोड़ से गुजरते समय अपने आप को मोड़ के केंद्र की ओर न झुकाएं तो गिर जाते हैं। मान लीजिए एक साइकिल सवार जिसका साइकिल सहित द्रव्यमान m है, r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर v चाल से गुजर रहा है। चूंकि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल mv²/r उसे टायरों एवं सड़क के बीच घर्षण बल F से प्राप्त होता है, जो मोड़ के केंद्र की ओर है। अतः F इक्वल टू mv²/r। पहले चित्र में साइकिल सवार सीधी अवस्था में रहता है। उस समय गुरुत्व केंद्र G पर कार्यरत भार mg नीचे को एवं A पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया r, जो कि भार के ही बराबर है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन गुरुत्व केंद्र के परितः घर्षण बल F का आघूर्ण F गुणे GA, जो वामावर्त है, सवार को मोड़ के बाहर की ओर गिरा देगा। यह आघूर्ण इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि घर्षण बल F की क्रिया रेखा गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजर रही है। यदि सवार भीतर की ओर झुक जाए, जैसा कि दूसरे चित्र में प्रदर्शित है, तो अब R एवं mg एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो जाती हैं और ये एक दक्षिणावर्त बल आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं। अगर यह बल आघूर्ण गुरुत्व केंद्र के परितः घर्षण द्वारा उत्पन्न आघूर्ण के बराबर हो जाए तो उसे संतुलित कर लेता है एवं साइकिल सवार बिना गिरे मोड़ को पार कर लेता है। अतः बिना गिरे मोड़ को पार करने की शर्त है कि इस स्थिति में वामावर्त बलाघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बलाघूर्ण हो जाए। अतः
एफ गुणे जी बी बराबर एम जी गुणे ए बी, या ए बी अपान जी बी इक्वल टू एफ बाई एम जी। लेकिन एफ अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा, इसलिए ए बी अपान जी बी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर बाई एम जी, या टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। चूंकि अभिकेंद्र बल घर्षण से ही प्राप्त होता है, अतः यह सीमांत घर्षण म्यू एस एम जी से कम ही होना चाहिए। इसीलिए सवार मोड़ पर बड़ी त्रिज्या का पथ अपनाते हुए अपनी चाल को कम कर लेता है। यदि मोड़ को बिना फिसले पार करने के लिए साइकिल की अधिकतम चाल v मैक्सिमम हो, तो एम वी स्क्वायर मैक्सिमम अपान आर इक्वल टू म्यू एस एम जी, या वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। इस समीकरण से मोड़ पर अधिकतम चाल की गणना की जा सकती है। अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक छद्म बल, एक झूठा बल होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा आभास होता है कि किसी वस्तु पर कोई बल लगा है, जबकि वास्तव में उस पर कोई बल नहीं लगा होता है। इस प्रकार के आभासी बल को ही छद्म बल या स्यूडो फोर्स कहते हैं। वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी घूमती हुई वस्तु पर स्थित होता है, तो उसे अपकेंद्र बल का आभास होता है तथा इसके वास्तविक प्रभाव का भी अनुभव होता है। घूमते हुए झूले पर खड़ा व्यक्ति यदि झूले की रस्सियों को मजबूती से न पकड़े तो बाहर को गिर जाएगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि व्यक्ति पर बाहर की ओर कोई बल लगा है और उसी बल को संतुलित करने के लिए उसे रस्सियों को पकड़ना पड़ता है, जबकि वास्तव में बाहर की ओर कोई बल नहीं होता है। अर्थात अपकेंद्र बल एक छद्म बल है। अपकेंद्रित्र सेंट्रीफ्यूग यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमान के कणों को अलग अलग किया जाता है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस उपकरण में दूध से भरे बर्तन को तीव्र गति से उसकी अक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है। फलस्वरूप बर्तन के साथ साथ दूध भी उसी अक्ष के चारों ओर घूमने लगता है। चूंकि दूध के कण वृत्तीय गति करते हैं, इसलिए उन्हें अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो दूध की विभिन्न परतों के बीच कार्य करने वाले आंतरिक घर्षण बल अर्थात श्यानता से प्राप्त होता है। चूंकि दूध स्वयं घूमते हुए बर्तन में होता है, अतः उसके कण एक अपकेंद्र बल एम वी स्क्वायर अपान आर का अनुभव करते हैं। क्रीम के कण हल्के होने के कारण कम अपकेंद्र बल का अनुभव करते हुए अपेक्षाकृत छोटी त्रिज्या का मार्ग ग्रहण करके बर्तन के केंद्रीय भाग में एकत्र हो जाते हैं, जबकि दूध के अन्य भारी कण बड़ी त्रिज्या के पथ पर चलकर बाहरी भाग में चले जाते हैं। इस प्रकार क्रीम के हल्के कण केंद्रीय भाग में एकत्र होकर दूध से अलग हो जाते हैं। आज के लिए
बस इतना ही। शेष अगले टर्न को। धन्यवाद।